वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा इस आज़ाद फिज़ा को देखता सांस ले रहा था। दिमाग मुख्तलिफ सोचों का शिकार था। अचानक इसकी नज़र नीचे गार्डन तक गई। वो नीचे गार्डन के झूले में बैठी थी। दुपट्टा गले में था, बाल चटी में कौर थे, जिनमें से कुछ आवारा लठें इसके चेहरे के गिर्द बिखरी पड़ी थीं। हनूज उसी महरून रंग की फराक में थी जो उसने कल निकाह के वक्त पहन रखी थी। अरमान बना पलक झपकाए यकटक उसे देखे गया। वो हल्का हल्का झूला झूलते हुए मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे की मुस्कुराहट और आंखों की चमक अरमान इतनी दूर से भी देख सकता था। वो बार बार अपने हाथ को सामने करती और मोहब्बत से इस अंगूठी को देखते हुए मध्यम सा मुस्कुरा रही थी। अरमान की निगाहों का मरकज़ उस वही लड़की थी जिसे ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया था। इसे देखते अरमान की आंखों के सामने माजी के बहुत सारे पन्ने खुले। इसे मुस्कुराते देखकर वो कहीं माजी में ही खो गया। वो रेलवे स्टेशन पर बैठे थे। इसका मूड बहुत बेजार था। मम्मी आपने तो कहा था कि इस बार जब आनी आएगी तो अपने साथ एक प्रिंसेस भी लाएंगी और वो प्रिंसेस मेरी होगी। तो इस बार फिर आनी क्यों प्रिंसेस नहीं लाए? आपने तो परामर्श किया था ना मम्मी। वो अपनी मुंह से नाराज बैठा था। बेटा अल्लाह पाक की जो रज़ा वही होता है। आप दुआ करो कि अल्लाह इन्हें एक प्रिंसेस दे, फिर वो आपकी ही होगी। मैं वादा करती हूँ ना। ज़ौबी बेगम इसके बालों में हाथ फेरती प्यार से बोली। वो नाराज़गी से रुख फेर गया। अच्छा चलो उठो, गाड़ी निकल जाएगी फिर। ज़ौबी बेगम ने उसे बाजू से पकड़ा और उसे साथ लिए ट्रेन की जानिब चल पड़ी। अगले 2 मिनट बाद ही वो ट्रेन में दाखिल हुई। उनके पीछे ही चलती हुई वो भी ट्रेन में दाखिल हो गई। उनके दाखिल होने के 1 मिनट बाद की ट्रेन चल पड़ी। ज़ौबी बेगम उसे ही देख रही थीं, जो मुंह फैलाए बाहर गुजरते मनाजिर देख रहा था। चलो अरमान, अपना मुंह तो ठीक करो। ज़ौबी बेगम ने प्यार से पचकारा। नहीं, मुझे मेरी प्रिंसेस चाहिए। अभी उसी वक्त आपने अपना परामर्श तोड़ा है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। वो मुंह फैलाए गोया हुआ और वो कुछ फासले पर खड़ी उन दोनों माँ बेटे को ही देख रही थी। अरमान। इस बार ज़ौबी बेगम ने कुछ सख्ती से पुकारा। मम्मी प्लीज़। वो भी ज़िद होता गुस्सा से बोला। ज़ौबी बेगम ने एक गहरी सांस ली। देखो, तुम्हारे कहने पर हम ट्रेन से जा रहे हैं। तुम्हें ट्रेन में बैठने का शौक था, तो अब इस सफ़र का एक्सपीरियंस लो। उसे ऐसे ही सपाइल मत करो। ज़ौबी बेगम की बात पर भी इसका मूड ठीक ना हो सका। मुझे प्रिंसेस चाहिए बस। वो बिल्कुल बच्चों की तरह ज़िद्दी लहजे में बोला। जब वो मुस्कुराती उन दोनों के करीब आई और धीरे से ज़ौबी बेगम के घुटने पर हाथ रखे इन्हें अपनी जानिब मुतवज्जह किया। वो चौनकी फिर पलटी तो अपने सामने 5-6 साला पर्पल फराक में खूबसूरत सी बच्ची को देखते हैरान हुई। वो ज़ौबी बेगम के कान के पास झटकी। वैसे मैं भी अपने बाबा की प्रिंसेस हूँ। वो मुझे प्रिंसेस कहते हैं। गालिबन वो उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। ज़ौबी बेगम जो अभी तक उसे हैरानगी से देख रही थीं, इसकी बात का मतलब समझते ना चाहते हुए भी खिलखिलाकर हंस पड़ीं। मुँह को हंसते हुए देख वो दिख की कैफियत में पलटा। तब इसकी पहली नज़र ज़रीन तक गई। इसकी हेज़ल ग्रीन आँखें देखते एक पल से पहले अरमान का सारा गुस्सा कहीं दूर जा सोया। ज़ौबी बेगम ने अपनी हंसी काबू की, फिर मुस्कुरा कर इसकी गाल पर हाथ रखा। नाम क्या है आपका? ज़रीन की नज़र ज़ौबी बेगम से होती अरमान तक गई, जो बना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। ज़रीन अरमान। वो बोली थी कि इस बार ज़ौबी बेगम दोबारा हंस पड़ी। अरमान भी ना चाहते हुए हंस पड़ा। ज़रीन, ये अरमान कौन है? ज़ौबी बेगम ने सवाल पूछा। वो इन्हें देखते मुस्कुराई। बाबा का नाम है अरमान। इसकी वजाहत पर इन्होंने मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। फिर अरमान को देखा। वाह कैसा इत्तिफाक है, देखो इसका नाम भी अरमान है।
ज़ौबी बेगम की वजाहत पर उसने चिंककर अरमान को देखा। लेकिन मामा बाबा को तो अरमान नहीं कहती। वो जैसे कुछ सोचने लगी। अच्छा तो फिर वो बाबा को क्या कहती हैं? ज़ौबी बेगम ने मुस्कुराते पूछा। वो भी मुस्कुराई। पूरा नीम किया है, वो अरमान की जानिब इशारा करते बोली। अरमान भी उसे ही देख रहा था। इसकी हेज़ल ग्रीन आँखें बहुत खूबसूरत थीं। वो 12 साला बच्चा तो उसके सेहर में ही खो गया था। अरमान, अरमान, आलम। इसके होंठ फड़फड़ाए और बलाखर वो इस सारी गुफ्तगू के दौरान बोला। इसकी बात सुनती वो खलकर मुस्कुराई। ओके तो मैं आलम कहूँगी। बिल्कुल वैसे जैसे हीर हैदर कहती है। इसकी वजाहत पर वो दोनों ही हंस पड़े। वो उन दोनों के दरमियान अपने लिए जगह बनाती बैठ गई। अच्छा मगर आलम क्यों कहोगी? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। ज़रीन सोचने लगी, मगर कोई भी जवाब बिन ना पाया। ऐसे ही, बस मुझे अच्छा लगा है। मैं तो आलम ही कहूँगी। वो मासूमियत से आँखें टिमटिमाते बोली। कितनी ही देर वो माँ बेटा हंसते रहे और इन्हें हंसते देख वो भी खलकर मुस्कुराई। वो अरमान की जानिब झपकी और उंगली उठाए उसे वारन करने लगी। लेकिन आपको आलम सिर्फ मैं कहूँगी, कोई और नहीं। आप किसी को मत कहने देना। ओके, वो बिल्कुल संजीदगी से तरदीद चाह रही थी। बामशक्ल वो अपनी हंसी जब्त कर पाया। मगर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। अरमान की बात पर ज़रीन के चेहरे की चमक फीकी पड़ी। अभी मैंने बताया ना मैं ज़रीन अरमान हूँ। तो हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं ना? फिर तो आप मेरी बात मानोगे। वो आंखों में बहुत मान और उम्मीद लिए पूछ रही थी। अरमान कुछ नहीं बोला, बस उसे जांचती हुई निगाहों से देखता रहा। जब अचानक वो बोल उठी, मैं आपकी प्रिंसेस बन जाऊंगी। बिल्कुल वैसी प्रिंसेस जैसी आपको चाहिए। आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लेना। इसने कुछ दिख से कहा और बेसाख्ता अरमान का हाथ भी पकड़ लिया। अरमान की मुस्कुराहट गायब हुई। वो हैरानी से कभी इस छोटी सी लड़की को देख रहा था, कभी एक में अपने हाथ को, कभी अपनी मुंह को। फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। ओके फरंडस, मैं सिर्फ तमधारा आलम। कोई भी मुझे आलम कहेगा तो मैं इसे पनिश करूंगा। आलम की बात सुनते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। तब पहली बार अरमान आलम ने इसके बाएं गाल पर डिंपल देखा। वो खलकर मुस्कुराया था। ज़रीन। वो उसका नाम ज़ेर लब बुड़बड़ा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं भी तुम्हें निकनेम से पुकारूंगा। ओके। इसने ज़रीन को देखते तरदीद चाही। वो खलकर मुस्कुराई। ओके। अरमान कुछ सोचने लगा। ज़रीन, ज़री। इसके जहन में पहला नाम ही ये आया। ओके तो आज से तुम आलम की ज़री। वो इसका हाथ पकड़े इससे तरदीद चाह रहा था। वो भी खलकर मुस्कुराई। अब कभी इस नाम को मत भूलना। अरमान के बरजस्तगी से कहने पर वो हंस पड़ी थी। ज़ौबी बेगम ने हैरानगी से अरमान को देखा। वो किसी से कभी भी घुलता मिलता नहीं था, और अनजान लोगों से तो कभी भी नहीं। वो खुद हैरान थी कि वो इस लड़की से मुस्कुरा कर बातें कर रहा था। वो भी खलकर मुस्कुरा दी। फिर सारी ट्रेन में नज़र घुमाई, ज़रीन के वालिदैन को ढूंढना चाहा। वो अंदाज़ा ना कर सकी ज़रीन उन लोगों में से किसके साथ आई है। वो अपनी हंसी रोकती हुई खलकर मुस्कुराई। अरमान इसे ही देख रहा था जब ज़रीन के लब फड़फड़ाए थे। ज़रीन अरमान कुछ नहीं भूलती। वो तफाखर से बोली थी कि वो कितनी ही देर हंसता गया। ये ज़रीन अरमान और अरमान आलम की पहली मुलाकात थी, जो कि बहुत ज़्यादा खुशगवार और दिलचस्प रही थी। मुसलसल मोबाइल फ़ोन की बजती घंटी से वो होश की दुनिया में आया। वो चौंक गया था, हैरानगी से आसपास देखा तो अब झूला खाली था, शायद वो अंदर जा चुकी थी। अरमान की आंखों के सामने माजी के दीप जल रहे थे। इसे अपनी आंखों के सामने धुंधलाहट महसूस हुई। इसने अपनी आंखों को छूकर देखा तो वो नम थीं।
वो शायद अपने माजी के उन हसीन लम्हों को याद करते हुए मुस्कुरा दिया था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसे एहसास तक ना हुआ। वो जो अपने दिल को समझाता था कि वो उसे भूल चुका है, वो इसकी यादों को मिट्टी तले दफन कर चुका है, मगर नहीं, वो याद आती थी, हर पल याद आती थी, बेशुमार याद आती थी। एक बार फिर मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी तो वो दोबारा चौंका। सारे ख्यालात झटकते हुए अपना मोबाइल जेब से निकाले, सामने किया तो सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आ रहा था। अरमान कुछ चौंका था, फिर हैरान होते इसकी नज़र शिराजी हाउस के गेट तक गई, जो इसे यहाँ अपनी बालकनी से भी नज़र आ रहा था। फिर इसने गहरी सांस लेते मोबाइल कान से लगाया। मोबाइल कान से लगाने की देर थी कि दूसरी जानिब कानों में सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ पड़ी। सर, वो कुछ मेहमान आए हैं, वो कह रहे हैं छोटी बीबी के जानने वाले हैं, क्या इन्हें अंदर भेज दूं? सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनते वो कुछ देर तो समझ ना पाया कि आखिर कौन से मेहमान थे, फिर अचानक इसके जहन में झमाका हुआ। हाँ ठीक है, इन्हें अंदर आने दो और आज के बाद इन्हें दरवाजे में मत रोकना। अरमान की संजीदा आवाज़ उभरी। सिक्योरिटी गार्ड ने ओके सर कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो वापस मोबाइल जेब में डालता हुआ अब गेट को देख रहा था, जहां से एक छोटी कार गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल किए अरमान पलटा था और अब वो कमरे से बाहर निकलकर नीचे लाउंज में जा रहा था। वो दोनों लाउंज में बैठी हुई थीं। क्या ज़रूरत थी तुम्हें आज ही चाय बनाने के लिए किचन में घुसने की? अभी तुम एक दिन की दुल्हन हो। फारिया भाभी के सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी बहू आते ही किचन में चली गई। वो जो सीढ़ियाँ उतर रहा था, इसके कानों में ज़ौबी बेगम की आवाज़ पड़ी। ज़रीन खलकर मुस्कुराई थी। आपने ही तो कहा ये मेरा घर है, तो क्या मैं अपने घर में कोई काम नहीं कर सकती? और वैसे भी ये कौन सा आम शादियों जैसी शादी है? ये बस एक ज़बरदस्ती किया गया निकाह है आंटी। आखिरी बात वो तल्खी से बोली थी। ज़ौबी बेगम को इसकी बात सुनते बहुत बुरा लगा। ज़रीन, कितनी बार कहा है ऐसी बातें नहीं करते। निकाह मुक़द्दस रिश्ता है। तुम दोनों का निकाह होना था, हो गया। यह किस्मत में ऐसे ही लिखा गया था। आज के बाद में तुम्हारे चेहरे पर मायूसी ना देखूं, मैं जानती हूँ अरमान कुछ सख्त रहता है, वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो जज्बात से आरी इंसान है, लेकिन मैं उसकी मुँह में जानती हूँ इसके अंदर क्या चल रहा है। उनकी बात सुनते ज़रीन की आंखों में नमी झलक पड़ी थी। आपकी हर बात ठीक है आंटी, लेकिन किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लित नहीं होना चाहिए। इससे इंसान अपना मकाम खो देता है। ये बात कहते इसकी आंखों के सामने बहुत सारे माजी के दीप उभरे थे। वो ठीक ही तो कह रही थी, अब उसका मकाम पहले जैसा कह रहा था। वो अरमान आलम की नज़रों में अपना मकाम खो चुकी थी। ऐसी बातें नहीं करते, मायूसी एक तरह का गुनाह ही है, तो इस तरह कैसे मायूस हो सकती हो? हौसला रखो, एक ना एक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़ौबी बेगम ने उसकी हिम्मत को बढ़ाना चाहा था जब वो तल्खी से बुड़बड़ाई। मैं इतना चली हूँ आंटी कि अब लगता है मेरा दिल ही मर गया है। दिल को कुछ महसूस ही नहीं होता। अब तो खुद से मोहब्बत भी नहीं रही। इससे पहले ज़ौबी बेगम कुछ बोलते कदमों की चाप पर इन्होंने चेहरा उठाए ऊपर देखा। अरमान उनकी तरफ ही आ रहा था। अरमान की मौजूदगी महसूस करती वो एकदम खामोश हो गई। वो महसूस कर सकती थी कि वो उसके पीछे ही खड़ा है। ज़रीन की पुश्त अरमान की तरफ थी। अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले वो कुछ कहता, लाउंज में कुछ लोग दाखिल हुए। किसी की मौजूदगी महसूस करते इन तीनों ने एक साथ चेहरा उठाए ऊपर देखा तो वो तीनों लाउंज से अंदर दाखिल हो रहे थे। 55 साला सिकंदर खान, उनके साथ 24 साला मिनाल खान और इसकी छोटी बहन 18 साला मरियम। इन सब को देखते ज़रीन के लबों पर मुस्कुराहट रनेगी। वो जल्दी से सोफे से उठती उन लोगों की जानिब बढ़ी थी। मिनाल आपी। मुस्कुराती हुई वो जल्दी से मिनाल के गले लग गई। ज़ौबी बेगम उन सब को देखती मुस्कुराई थी। गहरी बुरी आंखों वाली मिनाल भी खूबसूरत थी, मगर ज़रीन से ज़्यादा नहीं।
18 साल मरियम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वो इससे अलग हुई। कैसी हो? मुस्कुरा कर पूछा। ज़रीन की आंखों में नमी इकट्ठी हुई, वो शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी। वो भी साख्ता चेहरा झुकाए रोने लगी। मिनाल को इसका रोना बहुत तकलीफ दे रहा था। क्या हो गया है, ऐसे क्यों रो रही हो? मिनाल ने कुछ नरमी से पूछा। ज़रीन ने अपने आंसू साफ करते उसे देखा। कल जो कुछ हुआ वो सारी मेरी गलती थी, मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई। वो अपने आंसू पोंछती हुई बहुत मुश्किल से बोली थी। अरमान पीछे खड़ा उसे ही देख रहा था। इसकी बात सुनते मिनाल मुस्कुरा दी। कैसी बातें कर रही हो, वो लोग तो थे ही घटिया। अच्छा हुआ शादी से पहले ही उनकी मेंटेलिटी का पता चल गया। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी जान छूट गई। मुझे तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी बहन की वजह से मुझे उन लोगों के असली चेहरे शादी से कुछ घंटे पहले ही देखने को मिल गए। मिनाल इसके गले लगती आंस के आंसू साफ करती प्यार से बोली थी कि ज़रीन इस लड़की को देखती रह गई। वो कुछ पीछे हुई तो मरियम जल्दी से आगे बढ़ी और ज़रीन के गले से लग गई। अभी सिर्फ आप एक दिन घर से गायब थीं और मैंने आपको इतना मस किया ज़रीन आपी। मरियम की बात सुनते वो सब मुस्कुरा दिए। और मैंने भी तुम सबको बहुत मस किया। ज़रीन भी मुस्कुराती गोया हुई। मरियम कुछ पीछे हुई तो सिकंदर साहब आगे बढ़े। वो उनके पास पहुंची और शफ़क़त से अपना सर उनके सामने झुका दिया। इन्होंने भी ज़रीन के सर पर हाथ रखा। कैसी हो बेटा? मुस्कुराते पूछा। ज़रीन ने नम आँखों से इस बात में सर हिलाया। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं खान बाबा? ये वो शख्स था जिसने ज़रीन को बेटी से बढ़कर इज्जत दी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुस्कुराते गोया हुए। ज़ौबी बेगम भी सोफे से उठ गई थी और अब उन दोनों से मिल रही थी। आए बैठे ना भाई साहब, इन्होंने मुस्कुराते कहा तो सारे बैठ गए। अब ज़ौबी बेगम मुलाजिमा को आवाज़ देती चाय के लिए कह रही थीं। चारवाओ ना चार अरमान को भी बैठना पड़ा। कैसे हो अरमान बेटा? सिकंदर खान ने इससे पूछा। वो जो अपनी सोचों में उलझा हुआ था चौंका, फिर इस बात में सर हिलाया। ठीक हूँ, बेरुखी से जवाब दिया गया। वो सारे अरमान के बिहेवियर में एक खचाव सा महसूस कर सकते थे। मिनाल अब ज़रीन की जानिब मुतवज्जह हुई। कल निकाह इतनी जल्दी में हुआ और फिर तुम भी जल्दी में यहाँ आ गई। रात को मुझे याद आया था तुम्हारा सारा सामान तो वहाँ पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ सामान लाई थी। इसमें तुम्हारे कपड़े वगैरह और कुछ ज़रूरी चीज़ें। मिनाल ने उसे लाउंज में सोफे के पास ही छोड़े गए सूटकेस की जानिब इशारा किया। तो ज़रीन की आँखें तफ़ाख़ुर और मोहब्बत के एहसास से चमक पड़ें। अगर इसकी ज़िंदगी में मिनाल ना होती तो शायद आज वो भी ज़िंदा ना होती। आखिर किया थी ये लड़की मिनाल खान, जिसका दिल इसकी खूबसूरती से ज़्यादा खूबसूरत था। ज़िंदगी के 4 साल उसने ज़रीन को बिल्कुल ऐसे महफूज रखा था जैसे एक माँ अपने बच्चे को महफूज रखती है। इसकी आंखों में एक बार फिर नमी मिलाई। बहुत शुक्रिया आपका। वो वाकई मिनाल का दीन नहीं चुका सकती थी। कितनी बार कहा है बहनों में कैसा शुक्रिया। इस बार वो कुछ तल्खी से बोली थी कि ज़रीन ना चाहते हुए भी मध्यम सा हंस पड़ी। वो लोग कुछ देर पास बैठे रहे, फिर मिनाल और ज़रीन दोनों गार्डन में निकल आए। वो जूता उतारे नंगे पांव गार्डन में वॉक कर रही थी और साथ ही मिनाल भी चल रही थी। वो जो अपने ध्यान ज़मीन पर सब्ज़ घास को देख रही थी, इसके कानों में मिनाल की आवाज़ पड़ी। तुम खुश तो हो ना ज़रीन? किसी एहसास के तहत मिनाल ने पूछा। ज़रीन ने चौंक कर अपना चेहरा उठाए मिनाल को देखा। फिर इस बात में सर हिलाया। खुशी ही तो महसूस नहीं हो रही मिनाल आपी, लेकिन मैं मुतमईन ज़रूर हूँ। इसकी ये बात मिनाल को खाक समझ ना आई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। मिनाल कुछ हसरत से बोली थी। ज़रीन ने हैरानी से मिनाल की तरफ देखा। मेरा मतलब था तुम्हें इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम, इतना डिशिंग शख्स शौहर के रूप में मिल गया, और सबसे बड़ी बात वो तुम्हारी किस्मत था ज़रीन, उसे तुम तक आना ही था।
पहली बात मिनाल ने मुस्कुराते कही, मगर अगली बात उसने बहुत संजीदगी से कही। जरीन वहीं रुक गई तो मिनाल भी रुक गई। वो अब संजीदगी से मिनाल को देख रही थी। सच कहूं तो मुझे इस निकाह की बहुत खुशी हुई थी, लेकिन निकाह के 24 घंटों के अंदर अंदर ही मुझे मालूम पड़ गया कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान मैंने समझ लिया था। अभी मेरी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई। मुझे इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सब्र, थोड़ी मेहनत, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ और थोड़ी बर्दाश्त। वो मिनाल की आंखों में आंखें डाले संजीदगी से बोली थी कि मिनाल ने इस बात में सर हिलाया। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस एक नज़र तुम्हें देखना चाहती थी, पता नहीं क्यों लेकिन बेसुकूनी हो रही थी। मिनाल ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो जरीन नम आंखों से मुस्कुरा पड़ी। एक बात याद रखना, अब तुम्हारा निकाह हो गया है, तुम्हारी शादी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए खान हाउस के दरवाजे बंद हो गए हैं। जब दिल चाहे तुम वहाँ हमसे मिलने आती रहना। मिनाल ने इस बार बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह रौब से कहा था कि जरीन ने इस बात में सर हिलाया। फिर वो बातें करती हुई वापस अंदर आ गई तो सिकंदर साहब उठ खड़े हुए। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। ज़ौबी बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। अरे खाना तो खा कर जाए। मगर सिकंदर साहब को ये मुनासिब नहीं लगा। नहीं फिर कभी सही, बस मुझे कुछ काम था, हम बस थोड़ी देर के लिए ही आए थे जरीन बेटा को देखने। उसे अपने घर में खुश और मुतमईन देखते अच्छा लगा, अब चलते हैं। सिकंदर साहब, मरियम और मिनाल उनसे मिलते चले गए। उनके जाने के बाद अरमान ने भी मजीद यहाँ बैठने को फ़ौक़ियत नहीं दी। वो भी उठा और कमरे में चला गया। ज़ौबी बेगम अब मुलाजिमा के हाथों जरीन का बैग कमरे में पहुंचाने के लिए कह रही थीं, और जरीन को एक नई टेंशन ने आन घेरा। इसने धीरे से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर वो सोचती रही, फिर धड़कते दिल के साथ हैंडल पर हाथ रखे दरवाज़ा खोला। चरड़ की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुलता गया। इसकी नज़र कमरे में स्टडी टेबल पर बैठे अरमान पर गई, जो संजीदगी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाता अपना कोई ज़रूरी काम कर रहा था। इसने मुलाजिमा को वापस जाने का इशारा दिया। मुलाजिमा पलट गई। वो दिल पर हाथ रखे जल्दी से कमरे में दाखिल हुई। फिर बहुत मुश्किल से अपने मन भारी कदम उठाती हुई उस शख्स की जानिब बढ़ी। स्टडी टेबल के पास पहुंचते वो रुक गई, कुछ देर सोचने के लिए अल्फाज तलाशे। वो उसे अपने पास खड़ा महसूस कर चुका था, मगर फिर भी उसे इग्नोर किए अपने काम में मसरूफ़ रहा। बहुत मुश्किल से जरीन ने अपने अल्फाज को तरतीब दिया। वो मुझे, मगर अल्फाज लबों में अटकने लगे। मैंने वो। एक बार फिर वो बात करती हुई नाकाम हुई। ना जाने क्यों इस शख्स से बात करते हुए आज इसके लहजे में लड़खड़ाहट शामिल हुई। जरीन की आवाज़ सुनते अरमान के कीबोर्ड पर चलते हाथ सुस्त हुए। सुने। बालाखर उसने आंखें बंद किए एक ही सांस में एक लफ्ज़ बोला। अरमान ने खटाक से लैपटॉप बंद किया और अब अपनी चेयर घुमाता उसकी तरफ पलटा, उसे ही देख रहा था। जरीन ने एक बेबस सी नज़र इसके संजीदा चेहरे पर डाली। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे जैसे इसके बात करने का मुंतज़िर था। जरीन ने भी जल्दी से बात का आगाज़ करना चाहा। वो ये मेरा सामान है, किया मैं अंदर ड्रेसिंग रूम में रख लूँ? अंदाज इजाज़त लेने वाला था। जिस तरह वो शख्स कल रात उसे अपने कमरे से बेदखल कर चुका था, इसके बाद तो वो इस कमरे में दाखिल होने से पहले भी 100 बार सोचने वाली थी। वो कुछ नहीं बोला, दोबारा लैपटॉप खोले अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इसका ये रवैया जरीन को तकलीफ दे गया था। अगर आंटी को पता चला कि सामान ऐसे बाहर पड़ा है तो इन्हें बुरा लगेगा। फिर मैं नहीं चाहती कि आपको उनकी कोई बात बुरी लगे। इसने दोबारा तहम्मुल से कहा था। अरमान एक बार फिर खामोश ही रहा। वो मुस्तरिब सी खड़ी उसे देख रही थी। जरीन अरमान के होते हुए अरमान आलम कोई दूसरा काम करे या नामुमकिन था, मगर अब जरीन को आदत हो गई थी।
जब वो कुछ नहीं बोला तो वो जिद छोटी सूटकेस वहीं कमरे में एक साइड दीवार के पास रखती कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आने के बाद वो लाउंज के सोफे पर बैठी। इसे बहुत सारा रोना आ रहा था। दोनों हाथ चेहरे पर रखे वो बेआवाज रोने लगी। समझ नहीं आ रही थी अरमान के रवैये की वजह से रो रही है या फिर इसके अनजान बिन जाने की वजह से। 2 मिनट बाद ही वो कमरे से बाहर निकला। कदमों की चाप पर जरीन ने अपने आंसू साफ कर दिए। वो सीढ़ियों के दहाने तक पहुंचा और अब किसी मुलाजिमा को आवाज दे रहा था। वो खामोशी से बैठी उसे ही देख रही थी। 2 मिनट बाद ही मुलाजिमा हाथ बांधे ऊपर पहुंची। उसने एक नज़र जरीन को देखा। जाओ और मीम का सामान ड्रेसिंग रूम के कॉर्नर वाली कबर्ड में लगा दो। अरमान आलम की आवाज़ सुनते वो जो चेहरा झुकाए बैठी थी बेयकीनी से चेहरा उठाए ऊपर देखा। मुलाजिमा ने इस बात में सर हिलाया उससे पहले वो कमरे की जानिब बढ़ती। वो पीछे से बोल उठा था, और हाँ, ख्याल रखना मेरी एक भी चीज़ अपनी जगह से हिलनी नहीं चाहिए। मेरी किसी भी चीज़ को कोई भी हाथ ना लगाए। वारन करता वो सीढ़ियों फलांगता नीचे चला गया। उसके जाने के बाद जरीन सोफे से उठी मुलाजिमा कमरे में चली गई थी। वो भी मुलाजिमा के पीछे ही ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। रुक जाओ। इससे पहले मुलाजिमा इसका बैग खोलती उसने रोक दिया। मुलाजिमा ने चेहरा उठाए ऊपर देखा। तुम जाओ, मैं अपना सामान खुद सीट कर लूंगी। इसकी बात सुनते मुलाजिमा कुछ मतज़ब्ज़ुब का शिकार हुई। मगर मैडम सर तो मुझे कह कर गए हैं। वो कुछ आजज़ी से बोली थी। कोई बात नहीं, इसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है, मैं नहीं चाहती कोई और हाथ लगाए, प्लीज़ आप समझे और जाएं। इसने 2 टोक मगर नरमी से बात की। मुलाजिमा इस बात में सर हिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मुलाजिमा के जाने के बाद उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखों की नमी रगड़कर साफ कर डाली। फिर बैग तक पहुंची और आखिरी कॉर्नर वाली कबर्ड खोली जो सारी खाली थी। फिर अपना बैग खोला और जल्दी से अपने सारे कपड़े निकालती वो कबर्ड में सीट करने लगी। अपने कुछ सूट और 1-2 जूतों के बाद उसे बैग में एक बॉक्स नजर आया। इस बॉक्स को देखते बहुत सारी माजी की यादें थीं जो इसकी आंखों के सामने लहराईं। उसने एक नज़र घबराते हुए दरवाजे की जानिब देखा, उसे कोई भी नहीं देख रहा था। जरीन ने जल्दी से इस बॉक्स को निकाला। वो एक छोटा सा बॉक्स था, आधा फीट लंबा और 1 फीट चौड़ा। इसने कबर्ड के अंदर मौजूद छोटा दराज खोला और जल्दी से बॉक्स को इस दराज में रखा। फिर दराज को लॉक किया, चाबी की होल से बाहर निकाली और चाबी को अपने तय किए गए कपड़ों के नीचे रख दिया ताकि कोई इसका ये दराज ना खोल सके। फिर जल्दी से उसने कबर्ड को बंद किया। बैग वापस बंद करते वहीं ड्रेसिंग रूम में मौजूद एक साइड पर बैग को रख दिया। इसकी नज़र सारे ड्रेसिंग रूम में गई, जिसमें कम से कम भी 8 कबर्ड्स थीं और एक जानिब बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग का शीशा और इस पे मौजूद हर किस्म का सामान पड़ा हुआ था। बाकी सारे ड्रेसिंग के दराज और कबर्ड्स लॉक थीं। यकीना अरमान आलम किसी को भी अपनी पर्सनल्स में इंटरफियर करवाना नहीं चाहता था। वो एक गहरी सांस लेती दोबारा कमरे से बाहर निकली और एक बार फिर लाउंज के सोफे पर बैठी। और नजिए वो ज़ौबी बेगम के कमरे में दाखिल हो रहा था। वो जो सोफे पर बैठी हुई थी, इन्होंने मुस्कुराते हुए अरमान को अपने पास आने का इशारा किया। यहाँ आओ मेरे पास। वो उनके पास पहुंचा और उनके पास ही सोफे पर बैठ गया और अब शिकवा कनु निगाहों से मुंह को देख रहा था। इसकी आंखों में शिकवा देखते वो मुस्कुराई थीं। किया हर वक्त शक्ल पर 12 बजाकर बैठे रहते हो, कभी तो मुस्कुरा लिया करो। वो इसके बालों में हाथ फेराता बोली तो उसने गुस्से से अपनी मुंह का हाथ अपने बालों से दूर किया। आपने अच्छा नहीं किया, एक तो मेरा ज़बरदस्ती इससे निकाह करवा दिया और फिर उसे मेरे सर पर मुसल्लित कर दिया। वो बोला तो लहजे में तल्खी शामिल थी। किया हो गया है अरमान, वो तुम्हारी बीवी है, इतनी भी बुरी नहीं है जितनी लगती है और मुझे उम्मीद है कि तुमने कल रात से अब तक इस शख्स से सच तो अगलवा ही लिया होगा। मां की आखिरी बात पर वो हैरानी से मुंह को देखता रह गया।
उसकी मुंह को इस पर कितना यकीन था, वो मुंह थी और कहते ही मुंह बच्चे की नस नस और रग रग से वाकिफ होती है। वो चेहरा मोड़कर अपने गुस्से को जब्त करने लगा। आपने वो अंगूठी उसे कैसे दे दी मम्मी? अचानक इसे अंगूठी वाला वाकया याद आया। वो पलटा था और कुछ दरिश्ती से बोला था। ज़ौबी बेगम ने हैरानगी से उसे देखा। तुम जानते हो वो मेरी बहू की ही होनी थी, इसलिए मैंने उसे दे दी। माँ की शान बेनियाजी देखते हुए वो मजीद कलस उठा। प्लीज़ मम्मी, आप जानती ही ना मैंने वो अंगूठी कितनी मोहब्बत से ली थी। इसकी आंखों में नमी इकट्ठी हुई। तुम ही तो कहते हो कि माजी को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। जब तुम उसे भूल गए हो तो फिर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंको। हर चीज़ की रेपलिसमेंट आ जाती है। इस ज़रीन को भूल जाओ और इस ज़रीन पर तवज्जो दो। देखो कितनी खूबसूरत है और कितनी सआदतमंद है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी खूबसूरत और नेक सीरत बीवी मिल गई। वो मुंह की बातों पर जब्त के कड़वे घूंट बढ़ता रह गया। मुंह को कैसे बताता अपने दिल की हालत। वो चेहरा मोड़कर खुद पर जब्त करने लगा। जो भी था, आपको इसे वो अंगूठी नहीं देनी चाहिए थी। इसके लहजे में शिकवा था, मगर ज़ौबी बेगम को कोई ख़ास फ़र्क ना पड़ा। इनफैक्ट मैं सोच रही थी अब तुम दोनों का रेस्पशन हो जाना चाहिए। माँ की बात पर उसने इतनी तेज़ी से गर्दन मोड़े मुँह को देखा। फिर उनकी हैरत से पूरी फैल गई। इसे जैसे यकीन ना हुआ कि उसकी मुँह क्या कह रही थी। आप होश में तो ही मम्मी, किया हो गया है आपको? अभी तक मैं इस निकाह के धचके से नहीं संभल पाया और आप कह रहे हैं कि रेस्पशन। कभी नहीं। एक तो आपने इसे ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में मुसल्लित कर दिया है और आप चाहती हैं कि मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि वो मेरी बीवी है। वो एक झटके से सोफे से उठा था। ज़ौबी बेगम ने नागवारी से उसे देखा। ये क्या तरीका है बात करने? और वो तुम्हारी बीवी है, कोई गुनाह नहीं जिसे छुपाना चाहते हो। वो ज़ब्त से बोली थी तो उसे भी अपने लहजे का अंदाज़ा हवा मीम। सूरी मम्मी, लेकिन मैं आपसे इस लहजे में बात नहीं करना चाहता, मगर जब तक मेरा दिमाग और मेरा दिल इस निकाह को मुकम्मल तौर पर मान नहीं लेता तब तक खुदा के लिए रेस्पशन का जिक्र मत कीजिएगा। और दूसरी बात, जब डैड वापस आए गे आप इन्हें किया वजाहत देंगी कि आपने मेरा निकाह कर दिया, वो भी मेरे बाप के बगैर। इसकी बात सुनते ज़ौबी बेगम मुस्कुरा दी। फिक्र मत करो, वो तो इतने अरसे से तुम्हारे पीछे पड़े हैं कि शादी कर लो शादी कर लो। वो जैसे ही अपने बिजनेस ट्रिप से अगले महीने वापस आएंगे तो मुझसे ज़्यादा वो खुश होंगे कि तुमने इन्हें इतनी खूबसूरत बहू ला कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि इन्हें भी ज़रीन बहुत पसंद आएगी। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम्हारे डैड को मेरी पसंद पर कभी एतराज़ हुआ है क्या? आखिरी बात करते उनके लहजे में कुछ गुरूर और तफाखर मिला। अरमान का दिल चाहा अपना सर पीट ले। वो गुस्से से कमरे से ही बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ज़ौबी बेगम के चेहरे पर उदासी ने डेरा डाले। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल तकलीफ से तड़प रहा है, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। एक माँ कभी भी अपने बच्चे के लिए कुछ भी गलत नहीं करती। ज़ौबी बेगम की सरगोशी कमरे के दरवाज़ दीवार में गूंजी जारी है।